बार फिर आप सबका स्वागत आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आज यहां दिल्ली में संसद सत्र शुरू हुआ है, वहां भी एसआईआर का मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। और कोलकाता से बड़ी खबर इस वक्त आपको मैं दे रहा हूं। कोलकाता में एसआईआर के काम में लगे हुए ब्लॉक लेवल अफसर जो है वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएलओ ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की है। तस्वीरें आप इस वक्त देखिए। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है और उस वक्त इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा की थी कोलकाता पुलिस से और तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि हमारे अधिकारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और एक दूसरा कार्यालय दिया जाए हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उनको काम करने के लिए। लेकिन आप फिर देख रहे हैं बीएलओज वहां रह रहकर ऐसा प्रदर्शन कोलकाता में करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि बहुत जल्दबाजी में एसआईआर की कार्रवाई हो रही है और इन पर बहुत दबाव है। और टीएमसी एक आंकड़ा देती है कि 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है अभी तक दबाव की वजह से, कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है। और इस वक्त ओंकार सरकार हमारे सहयोगी फोन पर हैं। ओंकार, क्या ये लोग कह क्या रहे हैं? इतना हंगामा हम देख रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओस का। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एक मंच लगा के वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी पूरा काम ये चल रहा है एसआईआर का काम, ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और जिसके लिए बीएलओस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है। तो इस प्रेशर को ना हैंडल करने के वजह से कई सारे बीएलओ का मौत हो चुका है, कुछ सुसाइड भी कर लिया है। तो इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी जैसे कि देखा गया, जब विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी वो डिपुटेशन के लिए पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर पे, तब शुभेंदु अधिकारी को देखते हुए बीएलओ आगे गए और आगे जाते हुए वो लगातार धरना प्रदर्शन किए। जैसे कि सबसे पहले तो विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी लगातार। तो ये बीएलओ जो है ये कह रहे हैं कि एसआईआर में बहुत जल्दबाजी हो रही है, बहुत दबाव है, इसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग ने मंच लगा रखा है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट के लिए। और आगे देखिए, एसआईआर पर ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए ये कहा गया है कि हम पर जो वोट काटने का आरोप लगा रहा है विपक्ष या ऑपोजिशन की पार्टियां, ये आरोप गलत है और बढ़ा चढ़ाकर हमारे ऊपर गलत काम करने का जो है ये आरोप मढ़ा जा रहा है। लिस्ट रिवीजन के दौरान फर्जी वोट कटते ही हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट तो कटेंगे ही, जो भी फर्जी वोटर मिलेगा उसका वोट काटा जाएगा। और बहुत बड़ा चढ़ाकर आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और ये सब कुछ सियासी हित साधने के लिए किया जा रहा है। ये झूठे इल्जाम सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि ये सियासी पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। और अगर आपको सही शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए तो एसआईआर जरूरी है। यह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। पहले भी जरूरत के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ही वोटर लिस्ट का रिवीजन जो है वो कराया गया है। अतुल भाटिया इस पर आपको और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने। और अतुल, बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर सांसद डोला सेन जो हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइल किया है, जिसमें कहा गया है कि बड़ा चढ़ाकर चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताई जा रही है और सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सेट करने के अंदर लगे हुए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जो टीएन शेषन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके हक में यह फैसला सुनाया था। और अब जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर भी पूरी प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है। जो भी गलत वोटर हैं उनको हटाया जाएगा। एक पूरी जिस तरीके से पहले भी उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर यह पूरी एसआईआर की प्रक्रिया आधारित है। और जहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि 1962 से 66, 1983, 87, 1992, 1993, 2002, 2004 के वर्षों में भी इस तरीके की एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। तो इलेक्शन कमीशन लगातार, क्योंकि कई हमने देखा कि देश भर में जितनी भी स्टेट के अंदर चुनाव हुए थे वहां पर इस तरीके की एसआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। और अब जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो जनहित याचिका लगी थी उसके जवाब में ईसीआई ने यह जवाब यानी कि एफिडेविट। बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव आयोग पहले यह भी कह चुका है
कि पात्र व्यक्ति ही वोटर बन सकता है और भारत का नागरिक ही वोटर बन सकता है, इसलिए नागरिकता की जांच करना ये भी हमारे काम के दायरे के अंदर जो है वो आता है। तो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले भी कोई रोक नहीं लगी एसआईआर के काम पर। अवधेश जी, एक आधार का ही तो मामला हुआ कि आधार भी मानिए, एक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन आधार भी उसके कानून के तहत मानना है, जो आधार कार्ड है उसको विचार करिए। लेकिन आधार कार्ड पर लिखा ही है कि वो नागरिकता कानून नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सामान्य धरना प्रदर्शन पर तो मुझे समस्या नहीं होती है। मैं कम उम्र से बंगाल जाता रहा हूं, वहां सबसे ज्यादा मैंने जीवन में धरना प्रदर्शन के शॉट लगा वो चलते रहते थे। उसी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन ये जो धरना है ये इसलिए हैरत में डालती है कि बीएलओ का काम इतना कठिन नहीं है। आपको फोन करते हैं, आपके गांव में आपके पास आ रहे हैं, बीएलओ सहयोग कर रहे हैं, आपका फॉर्म भरा जा रहा है, जगह जगह भरा जा रहा है। इस प्रकार का कठिन काम है ही नहीं जैसे बताया जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार करवा रही है। बिल्कुल, ये जो ममता बनर्जी, आखिर हम लोग पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे थे, क्या बंगाल को भी पाकिस्तान की तरह बिना रूल बिना संविधान का वो राज्य बनाना चाहती है एक मुख्यमंत्री? एसआईआर में उनको समस्या क्या हो रही है इस समय? शर्म नहीं आती है कि आपके राज्य से लोग बाहर जाके निकल रहे हैं सीमा पर और कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी घुसपैठिया हूं और मैं यहां वोट डाल रहा हूं, 20 साल से यहां हूं? क्या किसी दूसरे देश में इस प्रकार की सरकार होगी, उस पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं हो सकती है? और एसआईआर का जो लक्ष्य है, वो एसआईआर के दो बड़े लक्ष्य हैं। इस देश में सभी की मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची होनी चाहिए। केवल इसीलिए नहीं है कि आप म्युनिसिपल के लिए अलग बनाने लगते हैं, स्टेट के लिए, विधानसभा के लिए अलग बनाने लगते हैं, लोकसभा के लिए अलग बनाने लगते हैं, जी। और फिर देश को एक चुनाव की ओर भी बढ़ना है। चलिए, एसआईआर तो हो रहा है, चाहे बीएलओ के विरोध के बावजूद कह लें या चुनावी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध के बावजूद कार्रवाई तो चली रही है, उस पर कोई रोक नहीं लगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य का बड़ा मजेदार बयान आया है। क्या उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो दिल्ली में बैठ के मजे कर रहे हैं और यहाँ एसआईआर के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। ज्ञानेश कुमार यहाँ आकर बैठे देखे कि ममता बनर्जी कैसे बीएलओ से फर्जीवाड़ा करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली छोड़ के यहाँ आके काम कर रहे हैं। ये बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य कह रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, आगे बढ़ता हूँ, बहुत खबरें बाकी हैं। प्रोफेसर साहब, इसी खबर मैंने ऐसी खबर आज तक नहीं देखी सर अंतर्राष्ट्रीय। मैंने दुनिया में डिक्टेटर हर हुए, अरे ऐसे डिक्टेटर हुए जिनके लिए आम इंसान की जिंदगी तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन फिर भी जो अभी आप खबर सुनने जा रहे हैं, ऐसा मैंने कभी कोई खबर नहीं सुनी। और अभी बात हो रही थी हमारे देश में लोगों का अधिकार, क्यों लोकतंत्र जरूरी होता है, डेमोक्रेसी में एक आवाज की कीमत, एक वोट की कीमत। जापान की खबर सुनिए आप। जापान में अभी प्रधानमंत्री बदली है, पहली बार जापान को एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान की सरकार ने अपने देश में मुसलमानों को दफनाने के लिए जमीन देने से, कब्रगाह देने से, कब्रिस्तान बनाने से इनकार कर दिया। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान जो भी यहां पर हैं, पहली बात तो उनका कहना हमारे तो नहीं, जो यहां पे हैं वो किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, उस शव को अपने मूल देश ले जाएं और वहां दफनाएं। सोचिए, जापान में करीब 2 लाख आबादी हो गई है मुसलमानों की, और जापान में जमीन की बड़ी कमी है। छोटे छोटे द्वीप ही तो हैं, जमीन की भारी बड़ी कमी है। पर जो डेंसिटी है वहां की, शहरों में आप पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो जापान में है। टोक्यो तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा हम जमीन नहीं दे सकते साहब, दफनाने के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, जापान में बौद्ध धर्म का और शिंटो धर्म का प्रभाव है। 99% से ज्यादा वहां पर अंतिम संस्कार जो होते हैं वो शवदाह के माध्यम से होते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है, शव को जलाया जाता है। तो इसीलिए मुसलमानों के रिचुअल्स को लेकर जापान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर मुसलमान को मृत्यु के बाद दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, वो अपने मूल देश चले जाएं। और नीचे की जो हमारे जो प्रवासी मुस्लिम समुदाय हैं और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुसलमानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती जो है बन गया है, क्योंकि इस्लाम में अंतिम संस्कार में शवों को दफनाना ही एकमात्र रिवाज है। अब आप सोचिए, ऐसे में जापान में मुसलमानों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। क्या वाकई उनको, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं वहाँ, तो वो किसी की मौत हो जाए तो उसको पाकिस्तान को डेड बॉडी लेकर वापस उसको आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं हो जाए? भारत में तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कोई देश ये फैसला करने के लिए भी तैयार है कि ये भी करना पड़ेगा और ये मेरे देश की अगर जरूरत है तो मैं ये भी कर दूंगा। मुझे लगता है अनहोनी सी बात नहीं, अनहोनी सी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जापान में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है। आप
वहां पर धर्मांतरण नहीं कर सकते। ये भी नई बात है मेरे लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहां पर घुस करके धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। कोई नहीं सकती है। नहीं करा नहीं सकते आप वहां पे, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। नहीं, मैं मर्जी से भी नहीं बदल सकता। देखिए वहां पर धर्मांतरण प्रतिबंध है, कोई मर्जी तरजी की बात नहीं है। और यही कारण है कि 99% जो है वो अपने पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म में सुरक्षित रख सकता कुछ बीएचपी वाले देश हमारे भी यही चाहते हैं। नहीं, आपने देखा ना नेपाल के अंदर क्या हुआ। नेपाल के अंदर 3.25 करोड़ आबादी नेपाल के अंदर है। आज वहां कम से कम 46 लाख कन्वर्जन हो चुका है पिछले 17 साल के अंदर। और ये कराने वाला कौन है? सारे क्रिश्चियन मिशनरीज है। मुझे लगता है कि 2 मामलों पर यहां पर जापान को सोचना चाहिए। एक तो वे जो वहां के नागरिक हैं, नागरिकों के लिए तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ उनका ये है, उनके लिए कोई जमीन की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए जहां पर उनको दफनाया जाए। जमीन की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो जमीन कुछ तो होगा ही। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन प्रवासियों के लिए तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक काम करना चाहिए, क्या उनके आने और जाने का खर्चा वहां की सरकार उठाएगी? वो भी अलग बात है, लेकिन जो आपने दोनों बातें बताई, लेकिन मृत्यु के बाद कब्रिस्तान और नहीं बनेंगे, और दूसरा आपने कहा धर्म परिवर्तन जापान में नहीं होता। इसकी सीख क्या है कि वो अपने हेरिटेज बचाने के लिए एक्सट्रीम पे जाने को तैयार है? इसकी सीख बहुत सिंपल है। और वो सीख सिर्फ आज नहीं, अब यूरोप भी कर रहा है। यूरोप अपने यहाँ वीजा रूल्स को टफन क्यों कर रहा है? जर्मनी क्यों नहीं कर रहा है कि हम पहले अफ्रीकन वगैरह आ जाए? फ्रांस क्यों कह रहा है कि अफ्रीकन को हम अपने यहाँ अब आने नहीं देंगे? अमेरिका क्यों कह रहा है कि हम प्रवासियों को यहाँ से बाहर भेजेंगे? जिस बात को हम यहाँ कहते आ रहे थे और यूरोपियन बहुत सेलिब्रेट करते थे, मल्टीकल्चरिज्म, आज उसी को वो धकता बता रहे हैं। अपने जब आपकी डेमोग्राफी में चेंज होगा तो आपकी संस्कृति में भी चेंज होगा, आपके पॉलिटिकल डायनेमिक्स में भी चेंज होगा। ऐसे तो कोई मुसलमान भी नहीं है सर, 2 लाख ही मुसलमान है। 2 लाख में मुसलमान, 2 लाख मुसलमान यदि मल्टीप्लाई करके यदि 10 लाख मुसलमान होने में क्या नहीं? मुसलमानों पर एक जापान की रिपोर्ट आई थी कि 2010 में इनकी संख्या 1,10,000 थी, अब 2,30,000 हो गई है। हालांकि ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं है, उसमें लिखा था कि धर्म इकोनॉमिक पर आया था कि 50,000 लोगों ने जो है धर्म बदला है। अब इस समय क्या है कि उनकी जब आबादी बढ़ गई है तो मांग बढ़ रही है। 110 मस्जिद वहां बन गए हैं, उसके विरुद्ध भी एक वातावरण है। और जो मजार बन रहे हैं उसके विरुद्ध भी वातावरण है। तो वहां एक अच्छा, ये जापान अकेला नहीं। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि आप बुर्के पहन के नहीं चल सकते हैं। आप मस्जिद का लाउड स्पीकर इस ढंग से नहीं बजा सकते। फ्रांस में हुआ है, न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है। तो ये जो इस समय हमारे देश के मुसलमान भले कहें, लेकिन इस समय मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया में जो देश है नए सिरे से सोचने लगे, एक असहजता पैदा हुई है। तो उसकी परिणति कि भैया भविष्य में ये देश जो है कब्रिस्तान का और मजार का देश न बन जाए। जमीन बचाना है तो पहले ही इसके लिए सचेत हो जाए। चलिए सर, ये भी मतलब दुनिया में किसी देश में ऐसा भी हुआ, ये भी आपको बताना जरूरी था। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात हम कर लेते हैं। अफगानिस्तान को किस बात का डर लग रहा है? अफगानिस्तान ने दावा किया है कि अभी वॉशिंगटन में अमेरिका में नेशनल गार्ड पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसके पीछे जो आदमी पकड़ा गया वो है अफगानिस्तान का मूल नागरिक, वहां शरणार्थी था। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वो व्यक्ति पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। अफगान दूतावास का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगान सरकार को बदनाम करने के इरादे से वॉशिंगटन की घटना को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यह डेवलपमेंट अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हमले के बाद आपको मालूम है ट्रंप ने अफगानिस्तान से आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, किसी भी व्यक्ति के आने पर। और पाकिस्तान ने क्या किया, उसने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और आपकी तरह हम भी अफगान धरती से होने वाले आतंकवाद के पीड़ित हैं। तो अब अफगानिस्तान को लग रहा है कि ये सब मिलकर एक भूमिका बनाकर हम कुछ मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं जी। वहां के स्टेट सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इसका जो रेडिकलाइजेशन है वो पहले से नहीं है, यहां होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन है, यानी अमेरिका के ही लोगों ने उसको इस प्रकार से रेडिकलाइज किया। अफगानिस्तान कह रहा है कि आईएसआई ट्रेंड आदमी है। देखिए, आईएसआई को लेकर कभी हैरान नहीं होना चाहिए। उनका मूल धर्म कह लीजिए, धर्मी आतंकवाद है आईएसआई का। और यदि आपको याद हो, पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम हिंदुस्तान में बात करते हैं उसको बढ़कर आगे कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म की ज़मीन है।
समझे। तो और ये हो सकता है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश हो सकती है, अफगानिस्तान का अपना एक दावा हो सकता है। लेकिन मैं बताएं, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसका कोई ISI लिंक निकलता है इस टेररिस्ट का, ट्रंप सरकार उसको बताएगी खुल के कि नहीं बताएगी। पाकिस्तान उनके उसमें है, ब्लू आइड लोगों में से। पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका जिस तरह वो दूसरी जगह यूज करने के लिए उसको काम में लेना है वो कर रहे हैं। और मान लो यहाँ पर पता भी चल गया तो अफगानिस्तान के बहाने से अफगानिस्तान पर रोक लगाएंगे। पाकिस्तान के साथ वो अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। इस सब के बहाने अमेरिका घुसेगा क्या अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में घुसेगा, अमेरिका घुसेगा, बिल्कुल। इसीलिए वो इस बात को यहाँ तक आगे बढ़ाया गया कि अफगानिस्तानी है, अफगानी है और वो सारा काम है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी अमेरिका नहीं करने वाला। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका, ये साबित भी हो जाए कि इसमें ISI का हाथ तो साबित कैसे होता है? साबित तो अमेरिका के तय करना ना, ये सब आप ऐसे के पास सब कुछ है, वो फैक्ट्स के, हाँ फैक्ट्स की बात थोड़ी होती है। साबित तो वहां करना है यूएस के मतलब ये ना हो कि एक बार फिर हमारी पड़ोस तो हमारा ही है और हमारी दोस्ती भी चल रही है आजकल अफगानिस्तान से, तो इसलिए फिर वहां फिर जो है ट्रंप साहब कुछ करने काम ट्रंप साहब तो आने के लगे हुए 20 साल के बाद 22 साल के बाद तो तुम निकले हो वहां से, 21 साल से 20 साल 2002 से 2020 साल, फिर आना तो चाहते ही है ना कि भैया वो बहुत बुरा होगा ये, यहाँ इस एरिया के लिए बड़ा बुरा होगा। आगे देखिए आप, अब जहां शांति कराई ट्रंप ने वहां का हाल, इजराइल के प्रधानमंत्री, अच्छा पहले ये उनसे जुड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्होंने उसके लिए अब ऑफिशियली अपने राष्ट्रपति से माफी की मांग की है कि मुझे पार्डन कर दिया जाए। अच्छा, उनके केसेस जो हैं 6-8 साल पुराने हैं, भ्रष्टाचार के, करप्शन के केसेस हैं, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू ने ये केसेस खत्म करने के लिए और खुद को पार्डन करने के लिए, क्या शब्द होता है सर हिंदी में उसके लिए, मतलब माफी, मुझे हाँ माफी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को सजा दी है उसको भी राष्ट्रपति माफ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को उन्होंने माफीनामा लिख दिया है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये 10 साल पुराना मामला है और इस बार मैं, उन्होंने बोला वैसे तो मैं अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, लेकिन ये जितना अहम वक्त चल रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम घिरे हुए हैं इस वक्त अपने दुश्मनों से और हम लड़ रहे हैं उनसे, मुझ पर ये अदालत ने जो है कंडीशन थोप दी है कि मुझे हफ्ते में 3 बार अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हफ्ते में 3 बार अदालत जाऊं, क्योंकि मुझे इस वक्त देश के लिए बहुत काम करना है, बहुत टाइम डिवोट करना है, तो मुझे माफ कर दिया। इसमें कैच क्या है कि जब ये पीस अकॉर्ड कराने के बाद ट्रंप आए थे इजराइल की पार्लियामेंट में, तो वो उन्हीं राष्ट्रपति के बगल में खड़े होकर के उन्होंने कहा था, देखो कितना अच्छा आदमी है ये सामने नेतन्याहू, आप इसको माफ क्यों नहीं कर देते? तो ये उनकी पैरवी तो 1 महीना पहले ट्रंप जाके कर चुके, अब जाके माफीनामे की चिट्ठी जो है वो भेजी है उन्होंने सभी ने। और ट्रंप साहब तो धमकी दे चुके हैं कि भाई अगर माफ नहीं करोगे तो हमारा अरबों रुपया जो हम इजराइल को मदद करते हैं वो हम बंद कर देंगे। और नेतन्याहू ने जो इजराइल के लिए किया है वह वहाँ के राष्ट्रपति को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इसकी संभावना बहुत कम है कि उनको सजा होगी। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, वहाँ विपक्षी जो पार्टी है वो खड़ी हो गई है कि इस तरीके से माफी नहीं दी जा सकती। अब ये देखना होगा कि वो अमेरिका के दबाव में या नेतन्याहू का जो अभी फिलहाल जो प्रदर्शन रहा हो, जिस तरीके से वो गाजा पर लगातार हैरानी भी हुई क्योंकि आदमी की छवि में ऐसी समझता नहीं था, रिश्वत लेने का आरोप है। हाँ लगा हुआ है इनके ऊपर, इनके बेटे के ऊपर भी आरोप है, इनके बेटे के ऊपर भी सरकार में कई डिसीजन को प्रभावित करने का आरोप लगा हुआ। हालांकि इनका बेटा भी विदेश में रह रहा है, पहले सेना में चले गए थे, अब विदेश में चले गए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल नेतन्याहू को अपने घर पर भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ा, एक संकट है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी एकजुट हो गई है कि अगर उनको राष्ट्रपति देंगे तो उसके खिलाफ बड़ा लेकिन ट्रंप का पहले पैरवी कर देना, फिर इनका अब ये चिट्ठी भी लिख देना, इसका मतलब ये बातचीत तो सब पहले हो चुकी होगी और माफी इनको मिल जाएगी, लेकिन नेतन्याहू जी फ्री हो जाएंगे। लेकिन आज सर अगली खबर इससे जुड़ी बता के आ जाऊं, इससे जुड़ी हुई खबर है। इजराइल, अब नेतन्याहू ने किसको नहीं छोड़ा पिछले 2.5 साल में? हिजबुल्लाह को मारा लेबनान में, इन्होंने हमास को मारा, इन्होंने ईरान को जाके मारा। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक वक्त तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो संगठन फिर ख़त्म हो गया। और इन्होंने जब हसन नसरुल्लाह को मारा, सबसे ताकतवर आदमी जो था उस वक्त वहाँ के लेबनान की चुनी हुई सरकार से ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। उसको मारने के बाद वो दोबारा खड़ा हो गया और लेबनान की सरकार से इजराइल की शर्त ये थी कि अब आप दोबारा कभी इनको पनपने नहीं देंगे। लेकिन इनका जो नया चीफ था, हिजबुल्लाह का जो नए चीफ है नईम कासिम, उन्होंने इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए बने मिलिट्री चीफ की हत्या कर दी। अब ये जो नए हिजबुल्लाह के प्रमुख बने हैं, इन्होंने एक बार फिर बदले की कसम खा ली है और इन्होंने कहा है कि इजराइल का हमला सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे लेबनान के खिलाफ है और इसके लिए समय
का चयन हम करेंगे कि इस मौत का बदला हमें कब और कैसे लेना है? तो मतलब सर हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। देखिए, हिजबुल्लाह खत्म भी हो रहा है। पहली बात तो कि जो उनके माफीनामा का है, आज तक इजराइल के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा संभवतः होगा नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा है कि हमने ऐसा आवेदन उनसे प्राप्त किया है, लेकिन अभी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, देखिए, हिजबुल्लाह को आप खत्म कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का कमिटमेंट क्या है? हिजबुल्लाह और जितने आतंकवादी संगठन हैं उनका एक ही मकसद है, इजराइल का अस्तित्व नहीं है। इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका वॉर ही किसके खिलाफ है? वो पूरे देश के खिलाफ है। तो ऐसे में लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, ये जितने कंट्रीज हैं, या जॉर्डन के साथ तो इनके अच्छे संबंध हो गए, लेकिन ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो काम करते रहेंगे, पूरी तरह खत्म या मारते रहेंगे, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकते। इजराइल लड़ता ही रहेगा। जो हमास के लिए भी हम सर एक खबर बांग्लादेश की खबर लगा दीजिए, क्योंकि बहुत अहम खबर जो है, और ये कभी भी एक बड़ा डेवलपमेंट वहां पर हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना तो यहां भारत में है, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वहां दो ही पार्टियों की लड़ाई थी, शेख हसीना की पार्टी और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। खालिदा जिया बहुत बीमार हैं, क्रिटिकल अवस्था में हैं, हॉस्पिटल में हैं, और मतलब कोई कह नहीं रहा है खुल के, लेकिन इस वक्त शायद उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि कभी भी खबर आ जाए, बुरी खबर कभी भी उनके सेहत को लेकर के आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचें कि वहां चुनाव में बचेगा कौन? बीएनपी लीडरलेस हो चुकी होगी। वही मैं कह रहा हूं, खालिदा शेख हसीना की पार्टी चुनावों में बैन है, तो क्या ये जमाते इस्लामी या वो जो छात्र परिषद एक नई जो बनी थी युवा लोगों की, केवल वो बहाने से टाल भी सकते हैं। अरे अच्छा, हाँ, ये मोहम्मद यूनुस को एक और मौका मिल जाएगा कि टाल दीजिए कि भाई अभी वहां पर स्थितियां ऐसी नहीं है। तो टालने का भी फायदा जमाते इस्लामी चाहता है कि वहां पर चुनाव जल्दी से जल्दी हो सके, और जिसे आप कहते हैं ना, वहां का जो जेनजी जिसने ये रेवोल्यूशन किया वो भी चाहता है कि सर, और ये खबर जैसे ही आई है कि खालिदा जिया को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई, पार्टी के गुटों में झगड़े शुरू हो गए। नहीं तो जाहिर है कि ये खालिदा जिया की पार्टी भी उतनी ही कट्टरपंथी है। ये जब सत्ता में रही है, इसने वहां के आतंकवादियों को, जमाते इस्लामी को काम करने की खुली छूट दी है, तभी इनकी सत्ता रही है। ऐसी नौबत आ गई थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वहां सार्क समिट में अपना जाना रद्द कर देना पड़ा था। तो इसलिए वो उनकी पार्टी कोई उस रूप में नहीं है इस समय। चूंकि एक जेनजी का आंदोलन हुआ है, उसमें एक चेहरा है, सबको मालूम है कि आएंगी तो वो कट्टरपंथियों का ही साम्राज्य रहेगा। तो इस समय उनको सपोर्ट मिल रहा था, मरने के बाद ये भी विखंडित होगा। बांग्लादेश का क्या होगा ये इस समय कहना कठिन है बांग्लादेश, लेकिन एक और बहुत विकट परिस्थिति, इससे एक और अस्थिरता पैदा जरूर हो जाएगी, जरूर वहां की पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में।